पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को, मोशन जो हमारा चैप्टर है ये हम लोग शुरू कर चुके थे। इसके साथ ही साथ मोशन चैप्टर हम लोग शुरू कर तो चुके थे, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझा था। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोशन क्या होता है, सबसे पहला हमारा मोशन के बाद फिर हमारा रेस्ट क्या होता है ये भी हम लोग सीख चुके थे। रेस्ट के बाद तीसरे नंबर पे हमारा था रेफरेंस पॉइंट, ये भी हम लोग समझ चुके थे। चौथे नंबर पे हमारा था फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी हमारा दो होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। चलिए उसके बाद फिर 5वें नंबर पे हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, यानी कि पिछले वाले क्लास में मोटा मोटे कोई डाउट नहीं है। चलिए तो इसमें यदि कोई डाउट नहीं है तो आज हम लोग अपने 6 नंबर और 7 नंबर को डिस्कस करेंगे और 8 और 9 को भी आज ही डिस्कस करेंगे। ये क्या है अब जरा समझिए ध्यान से। 6 नंबर में हमारा है यूनिफॉर्म मोशन, 7 नंबर में है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो इधर हम लोग अभी पढ़ेंगे इसका जस्ट उल्टा होगा वो वाला, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला है हमारा इसमें आज का टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके बारे में पहले 2-3 लाइन हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in an object is said to be in uniform motion when the object covers equal distance in equal interval of time। मतलब ये हो गया कि हम लोग कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है, तब कहेंगे जब हमारा, जरा देखिए इसको ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन when the object covers equal distance in equal interval of time। यानी कि हम लोग कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है, तब कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको हम लोग समझ पाएंगे अपने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे चलिए कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल वो जो एक छोटा सा लड़का था उसी का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए चलिए आज दोबारा आप फिर से सपोज कीजिए कि ये हमारा एक स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल ये हमारा एक सीधा लाइन है, रोड है। यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है और यहाँ पॉइंट हमारा डी है, ठीक है। और वो लड़का अभी फिलहाल हमारा ना पॉइंट ए पर खड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर वो लड़का चला जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, फिर वो लड़का चला जाता है पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी की ओर। ये लड़का चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बस छोटा निशाब बन रहा है, वो कोई छोटा बन रहा है कोई बड़ा बन जा रहा है, इसलिए उससे घबराना नहीं है। और उसके बाद फिर वो लड़का चला जा रहा है अपने पॉइंट नंबर डी पर, ठीक है। यानी कि ये लड़का हमारा पॉइंट ए पर था, फिर जाके पॉइंट बी पे चला गया, फिर बी से सी और सी से हमारा डी पे चला गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे सपोज कीजिए, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि ए से लेकर बी तक का जो दूरी है ना वो 100 किलोमीटर है, यानी कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। बी से सी का भी हमारा जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। और सी से डी भी हमारा 100 किलोमीटर है, ठीक है। और जब वो लड़का ए पॉइंट से बी पर जाता है ना तो उसको जाने में टोटल टाइम जो है, उसको टोटल टाइम 1 घंटा लगता है, 1 आवर। और बी से सी पर जब जाता है वो उस समय पे भी उसको 1 ही घंटा टाइम लगता है, और सी से डी पर जब जाता है उस समय पे भी उसको 1 ही घंटा टाइम लगता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो हमारा लड़का है ये अपने आप में एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने आपको कल बताया था फिजिक्स ह्यूमन बींग को नहीं समझता, लिविंग थिंग्स को नहीं समझता। वो कहता है कि आप लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हम केवल और केवल एक ही चीज जानते हैं, ऑब्जेक्ट, बस, ठीक है। तो ये लड़का हमारा फिजिक्स के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये लड़का जब हमारा पॉइंट ए पर था, जब वो पॉइंट बी पर चला गया तो उसको 100 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ा, फिर बी से सी पर गया, फिर उसको 100 किलोमीटर तय करना पड़ा,
फिर वो सी से डी पर चला गया, फिर उसको 100 किलोमीटर तय करना पड़ा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि ये बच्चा हर बार 100 किलोमीटर तय कर रहा है, वो भी हर बार 1-1 घंटे में। इट मीन्स ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसी को हम लोग कहेंगे कि ये बच्चा अभी फिलहाल हमारा किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में। बस यूनिफॉर्म मोशन यही है हमारा। यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है कि हर बार उसको सेम समय लगे, एक समय, हर बार घटे बढ़े नहीं, एक समय। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर बार उसको 1-1 घंटा ही टाइम लग रहा है। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट अभी हमारा फिलहाल यूनिफॉर्म मोशन में है। अब आप डेफिनेशन पे जाइए, अब आपको पूरा तुरंत समझ में आएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इसको हम कब कहेंगे कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है? तब कहेंगे जब ये ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब ये ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि सेम समय में, तो हम लोग कह देंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ना एक ग्राफ भी बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डीटी ग्राफ। डीटी का मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्या है ये हमारा डीटी ग्राफ। देखिए, और इस ग्राफ को आप अपने ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ज़्यादा सटीक बनेगा, क्योंकि मेरे पास अभी कॉपी अवेलेबल नहीं है, और रहता भी तो हम दिखा नहीं पाते आपको। तो यहाँ पे हम अभी बनाएंगे, आप लोग इसको अपने ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यदि स्केल में टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसके लिए कॉपरेट करना है, क्योंकि बोर्ड पे हम बना रहे हैं ना। चलिए देखिए, इसके लिए एक हमारा ग्राफ भी बनता है, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्राफ में ना हम लोग हमेशा 4 क्वाड्रेंट खींचते हैं, मालूम है आप लोगों को, 1, 2, 3, 4। लेकिन क्या इन चारों का इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में हर बार करेंगे? नहीं, केवल जिसका जरूरत है केवल उसका इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर हम लोग केवल इस वाले पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इधर को आप नेगलेक्ट कर दो, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है, ओ होता है हमारा, यानी कि यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल केवल इस वाले पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसका 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 नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला हमारा हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? ओ होता है, और ये हमारा क्या होता है? वाई, और ये हमारा होता है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ इसको आप मान लो डिस्टेंस, इसको आप क्या मान लो? डिस्टेंस। थोड़ा सा तिरछा आप लिखेंगे, और डिस्टेंस हमारा अभी फिलहाल ये किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे किलोमीटर। उसके बाद फिर आप इसको मान लेंगे टाइम, और टाइम अभी फिलहाल हमारा किस में दिया हुआ है? आवर में। तो इसको आप आवर में मान लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आप मान लो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। उसके बाद यहाँ पे किलोमीटर, 100 किलोमीटर, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, आगे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना काफ़ी है, इतना हमारे हिसाब से जरूर जितना था उतना काफ़ी है। चलिए, अब हम लोग ना इसका ग्राफ खींचेंगे। देखिए ध्यान से, ये लड़का 1 घंटे में कितना दूर जाता है? 100 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल जाता है। इसका मतलब हो गया कि ये हमको ग्राफ यहाँ से यहाँ खींचना पड़ेगा, लगभग यहाँ मान लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद फिर वो अगले 1 घंटे में फिर 100 किलोमीटर जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर यहाँ पे 100 किलोमीटर है, यहाँ पे आपने 100, 200, 300 क्यों कर दिया? अरे भाई, वही चीज़ है, वही चीज़ है। बस आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का देखोगे तो 100 ही रहेगा ना, फिर यहाँ से यहाँ 100 रहेगा, यहाँ से यहाँ 100 रहेगा, है ना। इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल ये हमारा 100 का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बाद फिर अगले 1 घंटे में कितना जाता है? फिर 100 किलोमीटर जाता है, यानी कि फिर वो हमारा यहाँ पहुँच जाता है। क्या कोई दिक्कत है ना? उसके बाद फिर हमारा वो बच्चा फिर से हमारा अगले 1 घंटे में 100 किलोमीटर और आगे बढ़ता है, तो वो 300 किलोमीटर पे चल जाता है। कहाँ से 300 किलोमीटर? यहाँ से। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कहाँ से 300 किलोमीटर है? 300 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, ये हमारा ग्राफ बना। हम लोग आगे और बना सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी हमारे लिए। चलिए, अब जरा देखिए आप ध्यान से इसको। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। हालांकि ये पॉइंट यदि, चलो इसको थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको मैच कर दिया जाए।
इसको आप मान के चलिए फिलहाल कि हमारा ये बिल्कुल सीधा लाइन है, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा कि आपको इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका ये बिल्कुल सही लाइन बनेगा, लगभग देखने में भी सीधा ही लग रहा है ना। चलिए देखिए, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारा ग्राफ बनता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये ग्राफ हमारा है किसका, यूनिफॉर्म मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन का है। तो देखो ये ग्राफ ना बड़ा सिंपल सा ग्राफ आपको देखने में लग रहा है, लेकिन इस ग्राफ से ना बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको बोलेगा कि यूनिफॉर्म मोशन का आप पहले हमको ग्राफ बना के दिखाओ, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, वो पूरे ग्राफ को नहीं देखता है, वो केवल क्या देखेगा, ये वाला लाइन। यदि ये स्ट्रेट है मतलब कि टीचर समझ जाते हैं कि अच्छा स्ट्रेट है मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है। या फिर कई बार क्या करेगा, ये ग्राफ दे देगा, सिंपली आपको बोलेगा कि बताओ ये ग्राफ किस मोशन का है, तो आप कैसे पहचानोगे, यदि लाइन हमारा स्ट्रेट है इट मींस ये हमारा ग्राफ ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म मोशन का होगा, एकदम कंफर्म है, तय है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इस ग्राफ को ड्रॉ करने में आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या माना, आपने वाई एक्सिस पर आपने डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस पर आपने टाइम लिया है। ड्यू टू दिस इसको हम लोग क्या देते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, याद रहेगा। चलो तो इसको आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक बादल के रूप में बना देते हैं, इसके अंदर आप लिख लेंगे कि ये हमारा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। या फिर बहुत सारे बुक में ना केवल डीटी ग्राफ भी इसको कहा गया है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलो या फिर डीटी ग्राफ बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। अच्छा, कोई रीजन पूछ दे कि आपने इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस और टाइम को माना है, वाई पे डिस्टेंस को मान लिया और एक्स पे हमने टाइम को मान लिया, बस बात खत्म। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का, इन्हें यूनिफॉर्म मोशन को एक लाइन में सिंपली डिफाइन करना हो तो ऐसे करेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कह देंगे कि भैया वो यूनिफॉर्म मोशन में है, बस बात खत्म। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन और इसका जस्ट अपोजिट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, an object is said to be in non-uniform motion when the object covers unequal distance in equal interval of time। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा बस इसमें चेंज है ना, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है बस। चलिए समझते हैं इसको। इसमें कहा गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, यानी कि कभी कम कभी बेसी, कभी कम कभी बेसी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, लेकिन टाइम उसको हर बार क्या लगेगा, सेम लगेगा, तब कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। चलिए एग्जाम्पल लेंगे और ज़्यादा हमारा ये क्लियर हो जाएगा। यही बच्चा वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पे दोबारा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है समझना। ये वाला बच्चा वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं। यहां पे मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक है। चलो देखने से लग रहा होगा पॉइंट यहाँ पे हमारा छोटा है, ये बड़ा है, फिर ये हमारा छोटा हो गया, और फिर एक चलो और पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट नंबर ई, ठीक है। चलो तो मान लीजिए कि अभी फिलहाल हमारा जो ये बच्चा है वो हमारा इस पॉइंट पर है, फिर वो चला गया इस पॉइंट पर दौड़ते दौड़ते,
फिर वो चला गया इस वाले पॉइंट पर, फिर वो चला गया इस वाले पॉइंट पर, और फिर चला गया वो लास्ट पॉइंट ई पर। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए ध्यान से। आप सपोज कर लो कि पॉइंट ए से लेकर बी तक का जो दूरी है वो मान लो कि अब 100 किलोमीटर है, आपको सपोज करना है यहाँ पे। ठीक है, बी से लेकर सी तक का जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है। ठीक है, सी से लेकर डी तक का जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है, और डी से लेकर ई तक का जो दूरी है वो हमारा 200 किलोमीटर है। ठीक है, और हर बार इस बच्चे को समय लग रहा है मात्र 1-1 घंटा। मतलब कि वो जब ए से बी पर गया तो 1 घंटा लगा, बी से लेकर सी पर गया तो भी 1 घंटा लगा, सी से लेकर डी तक गया तो भी उसको 1 ही घंटा लगा, और डी से लेकर ई गया तो फिर भी उसको 1 ही घंटा लगा। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर जब वो दूरी तय कर रहा है कहीं पर तो समय भी ज़्यादा लगना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन इस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक हम लोग लगाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ए से लेकर बी तक उसको 100 किलोमीटर जाना है, उसका मात्र 1 ही घंटा लग रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि रास्ता थोड़ा सा हमारा कैसा हो सकता है, खराब हो सकता है, ट्रैफिक व्रैफिक हो सकता है, जिसको कि 100 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग जा रहा है, ट्रैफिक होगा। उसके बाद फिर बी से लेकर सी तक उसको 150 किलोमीटर जाना है, इसके बावजूद भी वो 1 ही घंटा लगा रहा है। हो सकता है कि लड़का अभी फिलहाल अपने ट्रैफिक में नहीं होगा, रास्ता साफ होगा तो चलता जा रहा होगा अपने गाड़ी से। ठीक है, उसी प्रकार से सी से लेकर डी तक ये हमारा 300 किलोमीटर जा रहा है 1 ही घंटे में। हो सकता है कि हाईवे पर चला गया हो, बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहा हो। उसके बाद हो सकता है कि डी से ई तक जाए जब गया होगा तो थोड़ा सा उसको ट्रैफिक मिल गया होगा, या फिर हो सकता है बीच में टोल प्लाजा आ गया होगा, रुकना पड़ा होगा उसको, इसीलिए हो सकता है कि वो 200 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाया 1 घंटे में। इट मीन्स यहाँ पे क्या वो हर बार दूरी अपना बराबर तय कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम हमारा हर बार इक्वल है। इट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हम लोग कहेंगे वो ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। देखो हर बार उसको 1-1 घंटा ही समय लग रहा है, लेकिन हर बार वो डिस्टेंस अपना अलग अलग कवर कर रहा है। इसका मतलब वो बच्चा अभी फिलहाल हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। चलिए अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। इसका भी ग्राफ बड़ा ही सुंदर सा बनता है। इसका ग्राफ देखिए, आप लोग बिल्कुल स्केल का इस्तेमाल करेंगे और ग्राफ कॉपी पे आप लोग इसको बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सटीक बनता है और देखने में भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, चलिए दोबारा आप, ये तो हमारा y होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है और ये हमारा x होता है। दोबारा आप इस चीज को मान लीजिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है फिलहाल, है ना। चलिए आगे बढ़िए। और ये हमारा क्या था? टाइम, और टाइम अभी फिलहाल हमारा आवर में है। चलो तो यहाँ पे आप मान लीजिए 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5, 6। आगे देख लो 100 किलोमीटर, उसके बाद फिर 200, 300, 400, 500। चलिए अब इसका हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, पहले घंटे में वो बच्चा कितना किलोमीटर जाता है? 100 किलोमीटर, यानी कि पहले घंटे में वो 100 किलोमीटर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़िए। फिर दूसरे वाले घंटे में वो 150 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब हो गया यदि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200 है, मतलब बीच में हमारा पड़ रहा होगा 150, तो लगभग मान लेते हैं कि वो हमारा यहाँ पे पड़ रहा है। अगले दूसरे घंटे में वो यहाँ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, अगले घंटे में वो अचानक 300 किलोमीटर चल जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लगभग यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर वो बच्चा अब अगले 1 घंटे में 200 किलोमीटर जाता है। 200 किलोमीटर यानी कि लगभग कहीं ना कहीं वो ये वाला है हमारा, है ना। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं एक, क्या कोई दिक्कत? अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला ना, ये वाला हटा दो, ये थोड़ा सा बीच में अजीब लग रहा है, इसको आप हटा दो। एक काम कर लो आप, इसमें क्या, इसको ना आप 500 कर लो, थोड़ा सा ये अच्छा देखने में लगे इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप 500 कर लो।
तो वो 500 किलोमीटर चल जा रहा है अगले घंटे में। हो गया। चलिए अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो। आप गौर करेंगे कि इसका ग्राफ ना कुछ हमारा इस प्रकार का बन रहा है। ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्राफ ऐसा ही बने, हमेशा ग्राफ तो ऐसा बनेगा ही, ऐसा बनेगा ही। कभी कभी ये ऊपर से नीचे भी आ सकता है, फिर ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे हो सकता है। तो इस प्रकार का ग्राफ हमारा ऐसा होता है। बस इतना दूर तक हम समझाने के लिए बताए हैं कि इसमें हमारा स्ट्रेट लाइन बनता नहीं है। और कभी कभी तो इसमें ऐसा भी देखने को मिलता है, तो ऐसा वाला मिल जाए या फिर ऐसा वाला मिल जाए तो समझ जाना कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हम रहने देते हैं ताकि आपको इससे पता चलता रहे कि अच्छा ऐसा भी होता है। चलिए, तो अब ये हमको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताता क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमको बताता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा, कर्व्ड होगा। कैसा होगा, कर्व्ड। ये जो आप शेप देख रहे हो, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, कर्व्ड, ठीक है। और ये ग्राफ है किसका, अब ये ग्राफ अब हमारा हो गया बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो गया ये हमारा ग्राफ, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक हम बादल बना देते हैं। उस बादल में लिख दीजिएगा, ये भी हमारा ग्राफ किसका है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर हम लोग इसको शॉर्ट में प्यार से क्या कहते हैं, डीटी ग्राफ। हो गया, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यदि आपको डिफरेंशिएट भी करने के लिए आ जाए, सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन में ही डिफरेंस है। पहले आप दोनों का डेफिनेशन लिख देंगे, पहली बात। दूसरा डेफिनेशन इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है, इसमें हमारा कर्व्ड लाइन बनता है, ठीक है। और तीसरा तो कुछ नहीं नजर आ रहा है इसमें हमको। चलो, दो डिफरेंस मेजर हमारा इसमें था, कोई दिक्कत इसमें अब तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन दोनों समझ में आ गया। तो सिंपल सा बात इसमें है कि इसमें हमारा स्ट्रेट ग्राफ बनता है, इसमें हमारा कर्व ग्राफ बनता है। तो कभी कभी सिंपली क्या करेगा, आपको ग्राफ ही दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये ग्राफ किस मोशन का है। तो यदि कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म का होगा, यदि स्ट्रेट है तो फिर वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का होगा। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहीं पे खत्म होता है। अगला हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीड। चलिए पहले इसको हम मिटा लेते हैं एक बार। सेवन नंबर हो गया, 8 नंबर। 8 नंबर में आप लोग हेडिंग डालेंगे स्पीड। चलिए, 8 नंबर ना, उधर 7 था, हाँ 8 नंबर में लिखिए। 8 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्पीड। हालांकि इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट में हमारा ये भी एक इंपॉर्टेंट है, स्पीड। चलिए पहले इसका छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं जो कि आपको याद रह सके। इट इज द रेट, it is the rate of distance, it is the rate of distance, it is the rate of distance traveled by an object in
यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम लिखिए या फिर आप यूनिट टाइम लिखिए, दोनों सेम है। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये डेफिनेशन हमको क्या क्या चाह रहा है। देखिए बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अभी फिलहाल आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट को समझने के लिए ना 2-3 टर्म है जो कि आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला इसमें है हमारा रेट, सबसे पहला रेट, और दूसरा हमारा है इसमें यूनिट। यूनिट का सिंपल सा मतलब होता है 1 या फिर सिंगल, आप 1 बोलो या आप सिंगल बोलो, ठीक है। और रेट का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मैं प्रैक्टिकल लाइफ से मैं आपको कनेक्ट करके बताते हैं। जैसे हमारे बगल में यहाँ पे पुनाचक सब्जी मंडी है, मान लीजिए कि आप सब्जी मंडी पुनाचक में गए, पुनाचक के सब्जी मंडी में गए और आप बोल रहे हैं कि भैया आलू का क्या रेट है, तो वो बोलता है कि 20 रुपया रेट चल रहा है अभी फिलहाल। जब आपने पूछा कि भैया आलू अभी क्या रेट चल रहा है, आपने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, रेट इस्तेमाल किया, तो वो क्या बोला कि भैया अभी आलू का रेट 20 रुपया पर केजी है। उसने क्या बोला, 20 रुपया पर केजी। इसका मतलब हो गया कि जब भी वर्ड हमारा इस्तेमाल होता है रेट, इसका मतलब न्यूमरेटर में कुछ रहता है और डिनोमिनेटर में भी कुछ रहता है। उसने कहा कि 20 रुपया पर केजी बोला उन्होंने, इसका मतलब है ये जो बोला उन्होंने 20 रुपया पर केजी, उन्होंने क्या बताया आपको, रेट बताया। और इसका मतलब है कि वो आप यानी कि आप उसको 20 रुपया देंगे कितने आलू के लिए, 1 केजी के लिए। तो यहाँ पे हम बताना ये चाह रहे हैं कि रेट का हमेशा मतलब होता है कि कुछ न्यूमरेटर में होगा और कुछ हमारा डिनोमिनेटर में होगा। जैसे आपने कहा कि भैया आलू का क्या रेट है, उन्होंने बोला कि भैया अभी आलू फिलहाल जो है ना, आलू का रेट 20 रुपया पर केजी है, उन्होंने कहा। तो 20 रुपया पर केजी का मतलब क्या है कि आपको 1 केजी आलू के लिए 20 रुपया देना पड़ेगा। तो ये हमने जो डिवाइड के फॉर्म में लिखा, न्यूमरेटर में हमारा 20 और नीचे में हमारा 1 केजी, यही हमारा कहलाता है, ये सिस्टम हमारा कहलाता है रेट। कोई दिक्कत है इसमें। और यहाँ पे जो आप ये यूनिट देख रहे हो ना, यूनिट का मतलब होता है 1 और यहाँ पे नीचे हमारा 1 है, बस बात खत्म। तो सिंपल सा अब यहाँ पे, अच्छा चलो ये तो आपको समझ में आ गया रेट का मतलब क्या होता है। रेट का सिंपल सा मतलब समझना है कि हमारा कुछ न्यूमरेटर में होगा और कुछ हमारा डिनोमिनेटर में होगा, और यूनिट का मतलब हमेशा क्या, सिंगल या फिर 1, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको अपने फिजिक्स पे जोड़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स आलू प्याज नहीं समझता है ठीक है, फिजिक्स डिस्टेंस समझता है, टाइम समझता है, स्पीड समझता है, आलू प्याज नहीं समझता है। चलिए अब इसको हम लोग अपने फिजिक्स से जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखो स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होना हो, लेकिन डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चलिए जरा देखिए तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, याद आ गया। चलिए यदि ये आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम लोग 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 3 फॉर्मूला, हालांकि एक तो हो गया, 2 और निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे इसको देखते हुए आप बताइए कि स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होगा। देखिए यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला हमारे सामने आएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। चलिए और इसी फॉर्मूला से हम अभी 2 फॉर्मूला और निकालेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल यहाँ पे समझिए कि स्पीड हमको बता क्या रहा है। स्पीड हमको ये बता रहा है कि भैया देखो आपको ना जितना दूर जाना है आप जल जाओ, यानी कि आपको जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है आप कर लो, लेकिन उस डिस्टेंस को यदि हम टाइम से डिवाइड कर दिए तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। बस यही है हमारा इस डेफिनेशन का मतलब। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था इट इज द रेट। रेट का मतलब आपको मालूम चल गया अब कि स्पीड क्या हमारा रेट है। रेट है मतलब कि स्पीड का फॉर्मूला में कुछ न्यूमरेटर में होगा और कुछ हमारा डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब कि 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, 1 दिन में, लेकिन एक ही होना चाहिए। यूनिट का मतलब 1 सिंगल, और वो 1 हमारा सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, लेकिन रहेगा हमेशा 1, ठीक है। तो जब आप डिस्टेंस को किसी एक यूनिट टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारा आ जाता है
स्पीड, बस बात खत्म। यही था हमारा स्पीड, और कुछ नहीं इसके अलावा इसमें। चलिए अब फिजिक्स आपसे कहता है ना कि देखो भैया, यदि आपको स्पीड लिखने का मन नहीं कर रहा है ना इतना बड़ा SPEED स्पीड, इसके बदले में आप स्मॉल v का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है कि देखो भैया आपको ना डिस्टेंस भी लिखने का मन नहीं कर रहा है, DISTANCE, तो इसके जगह पे आप स्मॉल s लिख सकते हो, स्मॉल s, ठीक है। और टाइम भी आपको लिखने का मन नहीं है तो टाइम के लिए आप स्मॉल t लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया एक शॉर्ट फॉर्म में स्पीड का फॉर्मूला, v = s/t। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपने यहाँ पे हमको स्पीड का फॉर्मूला तो बता दिया उसको देखकर। चलिए स्पीड के बाद अब आप हमको बता दीजिए डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, हो गया। एक और फॉर्मूला इससे हमारा निकल सकता है टाइम वाला। टाइम का बता दीजिए क्या हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देख रहे हो फॉर्मूला हमारा एक ही है, ये वाला, और इसी फॉर्मूला से हमने 1 2 3 फॉर्मूला हमने निकाल लिया। ये 3 फॉर्मूला हमने यहाँ पे, हालांकि ये तो लिखना ही था, ये दोनों इसलिए लिख दिए ताकि न्यूमेरिकल से इसका हमको इस्तेमाल आ सके, और आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसको भी आप लिख लीजिए। स्पीड का SI यूनिट क्या होता है मालूम है? हाँ, SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि शॉर्ट में आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड ऐसे, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे आप जान लीजिए एक्स्ट्रा, मीटर पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो ms-1, और यहाँ पे हमारा तरीका इस्तेमाल होता है एक्सपोनेंट चैप्टर का, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाई s, जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? मीटर बाई s नीचे, और ये नीचे से ऊपर जब जाता है हमारा एक्सपोनेंट में तो मल्टीप्लाई होता है, प्लस पावर हमारा माइनस में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा। अच्छा और कई बार ना ये हमारा मीटर पर सेकेंड तो ऐसा यूनिट हो गया किसका? स्पीड का। इसका छोटा यूनिट आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको भी कैसे लिख सकते हैं? सेंटीमीटर s-1। देखो यहाँ पे याद रखना, इस बात को आप याद रखेंगे, यहाँ पे स्पीड का SI यूनिट हमेशा हमारा मीटर पर सेकंड ही होगा, लेकिन हमने सेंटीमीटर पर सेकंड क्यों लिखा? आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये SI यूनिट हो गया? नहीं, ये इसका छोटा यूनिट हो गया, है ना। और यदि आपको स्पीड का सबसे बड़ा यूनिट लिखना है तो किलोमीटर पर आवर लिख दो, किलोमीटर पर आवर। इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग? किलोमीटर आवर -1, बात खत्म, ठीक है। तो क्या ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया? नहीं, ऐसा यूनिट तो हमेशा हमारा मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ठीक है। बस ये छोटा और बड़ा यूनिट हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद स्पीड हमारा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। याद कीजिए फिजिकल क्वांटिटी, चौथा नंबर वाला हमारा इंपॉर्टेंट टर्म, उसमें हमारा 2 क्वांटिटी होता था, एक स्केलर और एक वेक्टर। अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी क्यों है? मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्पीड के पास केबल और केबल इस अपना मैग्नीट्यूड है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसके पास अपना यूनिट है। क्या अपना इसके पास डायरेक्शन है क्या? अच्छा जैसे मान लीजिए, जैसे मेरा बॉडी यहाँ पे, ठीक है, हम इधर चल रहे हैं तो हमारे बॉडी का कुछ स्पीड होगा अपना। भाई हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी तो मेरे पास हुआ, तो इस हिसाब से ये वेक्टर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बॉडी है और मान लीजिए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यदि हम इधर जा रहे हैं तो मेरे बॉडी में कुछ स्पीड है, ठीक है। तो भाई हम इधर जा रहे हैं तो किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, और जब किसी के पास मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो, और इस डायरेक्शन में हम जा भी रहे हैं, इस मायने में तो ये हमारा वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए ना? कंफ्यूजन हो गया होगा माइंड में। देखो बिल्कुल हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन क्या तय है कि हम उसी डायरेक्शन में हमेशा जाएंगे? किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं ना, और किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं इसका मतलब कि आपको अपना डायरेक्शन खुद मालूम ही नहीं है एग्जैक्ट कि आप किधर जाना चाहते हो। हम इधर अभी जा रहे हैं, मन करेगा इधर चले जाएंगे, मन करेगा उधर चले जाएंगे, मन करेगा इधर चले जाएंगे, यानी कि स्पीड का अपना कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, तय नहीं है कि भैया हमको उसी तरफ जाना है, इधर भी जा सकते हैं हम। इसीलिए इसके 5 डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है।
कि आपको उधर ही जाना है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट है, निश्चित है कि उधर ही जाना है, तब हमारे ये वेक्टर हो सकता था। लेकिन क्या हमको हमेशा उधर ही जाना है क्या? नहीं, कहीं भी जा सकते हैं हम। चलो, इसीलिए हमारा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये तो हो गया हमारा स्पीड का बात। स्पीड के बाद हमारा आता है 9वें नंबर पे एवरेज स्पीड। नाम सुना होगा आपने, एवरेज स्पीड। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो स्पीड हमारा बेसिकली यही होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 8वां हो गया। 9वां नंबर पे आप लिखिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन है वो लगभग ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंज करेंगे। देखिए, इसमें लिखेंगे हम लोग इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस। याद रखिएगा, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, it is the rate of total distance traveled by an object in, वहां पे यूनिट टाइम था, यहां पे हो जाएगा इन टोटल टाइम। चलिए, ये डेफिनेशन तो हो गया, लेकिन डेफिनेशन से केवल काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए, एवरेज स्पीड का मतलब समझने से पहले आप समझिए एवरेज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में, खास करके आपके क्लास में, ठीक है, मान लीजिए आपके क्लास में 100 बच्चा है और आपके क्लास में ना फिजिक्स का टेस्ट हुआ, ठीक है, एकदम सपोज कीजिएगा। मान लीजिए आप अपने स्कूल में हैं और अपने क्लास में हैं, आपके क्लास में टोटल 100 बच्चा है और उसमें फिजिक्स का टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का। अब 100 बच्चा है तो हर बच्चा अपना अलग अलग नंबर लेकर आया होगा। तो क्लास टीचर जो आपके थे फिजिक्स के, जो फिजिक्स के क्लास आपके टीचर है, उन्होंने टेस्ट ले लिया, सबका मार्क्स भी बता दिया अपना, सबका कितना कितना है। लेकिन जब प्रिंसिपल पूछने के लिए आएंगे तो क्या वो आपका टीचर सबका अलग अलग नंबर बताएंगे क्या? नहीं बताते हैं। वो टीचर क्या करते हैं, बेसिकली पूरे क्लास का एवरेज निकाल के प्रिंसिपल को बता देते हैं कि सर, क्लास 9th के बच्चों का जो हमने फिजिक्स का टेस्ट लिया उसका एवरेज मार्क्स ये रहा। और प्रिंसिपल के पास टाइम भी नहीं है कि वो सारे बच्चे का 100 बच्चे का खड़ा करके पूछेगा आपका कितना है, आपका कितना है। टाइम नहीं है, क्योंकि उसको बाकी सारे क्लास को भी देखना है, पूरे स्कूल को देखना है। मतलब यहाँ पे हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब भी बड़े चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, तो उसके एक एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात नहीं करते हम लोग, उसका बेसिकली हम लोग एक ऑन एन एवरेज निकाल लेते हैं कि भैया मोटा मोटी इतना बच्चा पास हुआ, इतना बच्चा फेल हुआ, बस। तो उसी को हम लोग कहते हैं एवरेज, और उसी प्रकार से हमारा एवरेज स्पीड है। ठीक है, चलिए अब इसको ना थोड़ा सा हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो, सपोज कीजिए, और एग्जांपल हम हर बार देते हैं जब एवरेज स्पीड पढ़ाते हैं ना, एग्जांपल हम हर बार देते हैं। क्या एग्जांपल है, समझिएगा ध्यान से। जैसे, हाँ, मान लीजिए कि आज हम सुबह उठे, हम चले गए दौड़ने के लिए 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर हम दौड़ गए, और यहाँ पे 20 किलोमीटर हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 20 किलोमीटर, और ये दौड़ने में 20 किलोमीटर हमको मात्र टाइम लगा 2 घंटे का। तो बताओ हमारा स्पीड कितना था, काट दो इसको, कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि 20 किलोमीटर हम चले, वो भी 2 घंटे में। तो मेरा स्पीड जो था चलने का वो 10 किलोमीटर पर आवर था, मतलब कि 1 घंटे में हम 10 किलोमीटर दौड़ जा रहे थे। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा हो गया स्पीड निकालने का तरीका। जब हमारा बात होता है एवरेज स्पीड का, तो कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा बदल जाता है बस। जैसे, चलिए आप यहाँ पे आप सब कुछ कीजिएगा जो तरीका बता रहे हैं। सुबह हम उठे, मेरी मम्मी ने कहा, चलो नहीं ऐसे समझिए, सुबह हम उठे, और चूंकि आपको मालूम है सुबह पार्क जाते हैं टहलने के लिए, तो सुबह उठे हम पार्क गए टहलने के लिए, और वहां पे पार्क में हम 5 किलोमीटर टहले। ठीक है, पार्क से टहल के हम घर आए, तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा थोड़ा सा जाके दुकान से दूध लेकर आ जाओ। तो जब हम वहां पे गए तो हमको 2 किलोमीटर जाने में लगा। ठीक है, फिर 2 किलोमीटर हमको आने में भी लगा। फिर आए घर, तो फिर मम्मी बोलती है कि बेटा जब दूध ला ही दिए हो तो पूजा करने के लिए मंदिर पर से फूल भी लेते आओ खरीद के। तो फूल आने के लिए गए तो हमको उसमें भी 2 किलोमीटर, चलो इस बार मान लेते हैं कि 1 ही किलोमीटर लगा। फिर हमको आने में भी 1 किलोमीटर लगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम घर लेकर आ गए फूल।
तो मम्मी बोलती है कि बेटा फूल ला ही दिए हो तो थोड़ा फल भी ला दो खरीद के, है ना। तो फल हम जब खरीदने के लिए गए तो हमको 3 किलोमीटर जाना पड़ा, फिर आने में भी हमको 3 किलोमीटर लगा। ठीक है, तो ये हमने पूरे दिन में इतना दूरी हमने तय किया अभी तक फिलहाल। ठीक है, उसके बाद फिर अब आगे समझिए, जब हम पहली बार अपने पार्क में टहल रहे थे ना, तो टहलने में हमको टोटल टाइम लगा 2 घंटे का। ठीक है, उसके बाद हम जब पार्क से टहलने के बाद कहाँ गए थे, दूध लाने के लिए गए थे। तो दूध लाने के लिए गए तो हमको लगा 1 घंटा, आने में भी 1 घंटा लग गया हमको। ठीक है, दूध लाने के बाद फिर हम कहाँ गए थे, फूल लाने के लिए। तो इसमें हमको मान लो इसमें भी हमको 1 घंटा लग गया, और आने फूल लेकर आने में भी 1 घंटा हमको लग गया। उसके बाद फिर जब हम फल खरीदने के लिए गए तो उसमें भी हमको 2 घंटा जाने में लगा और 2 घंटा आने में लगा। हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है, बगल में मार्केट है, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम समझ रहे हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड। तो आप जरा एवरेज स्पीड के डेफिनेशन पे आप जाइए, तो जरा क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेट। रेट का मतलब कुछ न्यूमरेटर में होगा और कुछ डिनोमिनेटर में होगा, वो तो हमको समझ में आ गया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये सब हमने क्या है, मेरा ये सब डिस्टेंस ही है ना टोटल। तो इन सारे डिस्टेंस को आपस में ऐड करो, तो 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 हो गया। चलो, तो यहाँ पे हो गया हमारा डिस्टेंस कितना, 17 किलोमीटर। और टोटल टाइम भी देखो, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम भी आप कैलकुलेट करो, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10। तो यहाँ पे हो गया हमारा 10 आवर, ये हमारा हो गया 10 आवर, 10 आवर। तो अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारे सामने, 1.7 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो हमारा बेसिकली 1.7 किलोमीटर पर आवर आया, ये हमको ये बता रहा है कि देखो, आप पार्क से लेकर दूध लाना, फूल लाना, फल लाना, इन सारे जिस जगहों पर जब आप जा रहे थे, तो आपका जो एक चलने का नॉर्मल स्पीड था, एक ऑन एन एवरेज स्पीड था, वो आपका 1.7 किलोमीटर पर आवर था। मतलब कि आप 1 घंटे में 1.7 किलोमीटर हर बार ट्रैवल कर रहे थे। तो एवरेज स्पीड बेसिकली हमको ये बताता है कि टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया, उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, तो जो आपके सामने निकल कर आएगा स्पीड, उसी को हम लोग कह देंगे एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या हमारा एग्जैक्ट होता है क्या, नहीं, ये बेसिकली हमारा एक मोटा मोटी अप्रोक्स होता है। ठीक है, आप इतने दूर गए, इतना टाइम आपको लगा, तो बताओ कि इन सभी में एवरेज स्पीड मेरा कितना चलने का, एवरेज स्पीड मेरा चलने का कितना था, तो वो 1.7 था। तो यही हमारा बताता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड सिंपली पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता हमको, वो एक ऑन एन एवरेज देता है कि भैया आपका इतना चलने का रफ्तार था, बस मोटा मोटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ लिख भी लेते हैं। चलिए देखिए, इसका फॉर्मूला हमारा बिल्कुल उसी तरह से रहेगा जैसा इसमें था, बस थोड़ा सा इसमें हम लोग बदलाव करेंगे फॉर्मूला में। देखिए, इसका फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, इसका फॉर्मूला आपने लिखा था स्पीड, तो अब हमारा अब यह क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, आपने लिखा डिस्टेंस, अब क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। आपने लिखा यहाँ पे टाइम, अब क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। बस ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तैयार है, ये जो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। बस चलिए, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, इसी एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से 2 फॉर्मूला हम लोग और बना सकते हैं। चलिए बताइए 2 फॉर्मूला। इसमें आप सबसे पहले बताइए टोटल डिस्टेंस का, यहाँ पे हमारा ये डिस्टेंस वाला था और ये हमारा टाइम वाला था, तो यहाँ पे अब हमारा 2 फॉर्मूला और बनेगा टोटल डिस्टेंस का। क्या बोलिए, एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम हो गया। उसी प्रकार से अब आप टोटल टाइम का बता दो, टोटल टाइम का हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड।
तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और हमने क्रिएट कर लिया एवरेज स्पीड के अंदर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का सिंपल मतलब समझ आ गया कि दिन भर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, कितना समय आपको लगा, बस वो हमको निकाल कर दे देगा एवरेज स्पीड, यानी कि ऑन एन एवरेज आपका कितना रफ्तार था चलने का। बस चलिए आगे बढ़ते फिर। उसके बाद इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है ना, हाँ इसका भी SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इसका भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है स्पीड के जैसा। ठीक है, और इसमें भी मीटर पर सेकेंड को आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें भी ऐसा नहीं कि उसमें केवल, इसमें भी इसका छोटा यूनिट आप लिखना चाहते हो सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दो, आप सेंटीमीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हो। उसी प्रकार से आप इसमें किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हो, किलोमीटर पर आवर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। जो चीज़ आपने यहाँ पे किया था वही चीज़ आप इधर भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आगे बढ़िए, बताइए। अब ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड हो चाहे एवरेज स्पीड हो, दोनों का दोनों हमारा स्केलर ही है। क्यों भाई? अब तो आप इसमें बोलोगे कि सर आप सुबह 5 किलोमीटर टहलने के लिए गए थे पार्क, आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन मालूम था कि पार्क ही जाना है, यानी कि आपके पास डायरेक्शन है, तो वेक्टर होना चाहिए ना? नहीं भैया, हम पहली बार पार्क गए, बिल्कुल सही बात है, हमको डायरेक्शन मालूम था एग्जैक्ट कि हमको पार्क ही जाना है और जाके 5 किलोमीटर टहलना है, मेरे पास डायरेक्शन था। लेकिन क्या हम पार्क में ही टहले क्या केवल? नहीं, फूल भी लाने के लिए गए, दूध भी लाने के लिए गए, फल भी लाने के लिए गए, और फिर हर जगह से घर भी वापस आए। मतलब कि क्या मेरा और केवल एक ही डायरेक्शन फिक्स था क्या? नहीं, हर डायरेक्शन में हमको जाना पड़ा अपने सामानों को पूरा करने के लिए। इट मीन्स इसमें भी हमारा डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन केवल यदि मेरा पार्क रहता कि भैया हमको पार्क ही जाना है, मेरा डायरेक्शन हमको मालूम है, मेरे पास डायरेक्शन है, तब जाके हमारा वेक्टर होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसमें ना हालांकि वो चीज़ तो न्यूमेरिकल्स में बताना चाहिए, लेकिन चूंकि आ गया है तो बता ही देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक कन्वर्जन आप याद रखिएगा, कन्वर्जन यहाँ पे एक अलग करके आप नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे NOTE। हालांकि ये चीज़ हमको जब न्यूमेरिकल्स बताएंगे ना उस समय पर बताना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए ऐसे। अभी यहाँ पे देखिए, जब भी कोई चीज किलोमीटर पर आवर में दिया रहे और इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि जब भी कोई चीज किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहे, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसका जस्ट उल्टा भी होता है, यदि कोई चीज मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो, उसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमारा होता है, नोट कर लीजिएगा। ये हमारा बेसिकली क्या है? कन्वर्जन है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। जैसे एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में है, किस में चेंज करना है आपको? मीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो 18×5 = 90 होता है, यानी कि 5×5 = 25 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा। उसी प्रकार से मान लीजिए अब हमारा यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड है, इसको हम किलोमीटर पर आवर में करना चाहते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×5 = 25, फिर से 18×5 = 90 आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल्स में करेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस चलिए, और कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज बहुत ही 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और एवरेज स्पीड। और देखिएगा आप अगले वाले क्लास में ये जो आपने स्पीड पढ़ा ना, इस स्पीड के जैसा ही हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, और जो आपने एवरेज स्पीड पढ़ा इसी के जगह पे हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो दोनों लगभग मिलता जुलता है। जब अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे
तो कुछ याद रहे ना रहे, कम से कम आपको स्पीड और एवरेज स्पीड मालूम होना चाहिए, क्योंकि यदि ये दोनों मालूम रहेगा ना आपको तो वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी भी आप पता कर लेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई डाउट आज के क्लास में? बिल्कुल समझ में आया हर चीज? चलिए, तो 9 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग अभी तक फिलहाल कंप्लीट अपना कर चुके हैं। तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। किसी टॉपिक में कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हो सकता है हम लोग वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी डिस्कस करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।